आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूरोपीय यूनियन की चीफ डिप्लोमेट काजा कलास ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल गजा के लिए अपने वादों को पूरा नहीं करता तो सभी ऑप्शंस खुले हैं। यूरोपीय यूनियन ने गजा में ग़िज़ाइया बहरान पर इजराइल को कार्रवाई की धमकी दी है, जहां अब तक कम से कम 101 फिलिस्तीनियों की भूख से मौत हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह काजा कालास ने कहा कि इजरायली फौज को तकसीम के मराकज़ पर लोगों को मारना बंद करना होगा। उन्होंने इजरायली वज़ीर ख़ारजा गिडियोन सार से बातचीत में इमदाद के बहाव पर समझौते को याद दिलाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी दूत स्टीव विटकॉफ इस हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए यूरोप जा रहे हैं। विटकॉफ रोम में इजरायली और कतरी एहलकारों से मिलेंगे और दोहा का दौरा भी कर सकते हैं। इजराइल ने मार्च से गजा में ज्यादा इमदाद रोक दी है, जिससे भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। गजा के वजारत सेहत के हवाले से पता चलता है कि सिर्फ एक दिन में 15 लोग भूख से मर गए, जिनमें 4 बच्चे शामिल थे। 28 ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी की मांग की है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्मिला वॉन ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त बताया है। 2 साल पहले हमास इजराइल पर हमले की अपनी हिकमत अमली को आखिरी रूप दे रहा था। इजराइल में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का ख्याल था कि फिलिस्तीनियों को सिर्फ मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। उनका जोर था कि असली खतरा ईरान है। नेतन्याहू की हमास के खिलाफ बयानबाजी कम नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कतर को गजा में पैसे भेजने की इजाज़त भी दे रखी थी। इससे उन्हें अपनी गैर मुल्की पॉलिसी की असली बुनियाद का पता करने, ईरान का मुकाबला करने और सऊदी अरब के साथ रिश्ते सही करने के तरीके तलाश करने का मौका मिला। वाशिंगटन में उस वक्त के सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया टीम को लग रहा था कि वो सऊदियों और इजरायलियों के बीच समझौते के करीब हैं, पर यह सब एक धोखे की जंजीर थी। नेतन्याहू ने उन गलतियों की तहकीकात के लिए कोई तहकीकाती कमीशन कायम करने से इनकार कर दिया है जो उनसे और उनकी फौज और सिक्योरिटी सरबराहों से हुई और जिन्होंने हमास को 7 अक्टूबर 2023 को इतना मोहलिक हमला करने का मौका दिया। दरियाए उर्दून और बहार रोम के दरमियान जमीन पर काबू के लिए यहूदियों और अरबों के दरमियान सदियों पुराना तनाज़ा हल नहीं हुआ था, पक रहा था, और जो एक ऐसी जंग में फटने वाला था जो 1948 और 1967 के दूसरे संगे मील जितना ही अहम लगता है। 7 अक्टूबर के बाद से मशरिक़ औसत बदल चुका है और तकरीबन 2 साल की जंग के बाद गजा में तनाज़ा एक और फैसलाकुन मोड़ पर है। ये सहाफ़ियों के रिपोर्ट करने की एक मुश्किल जंग रही है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले ने उन्हें हैरान कर दिया और उस वक्त से इजराइल ने बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को गजा से आज़ादाना रिपोर्टिंग से रोक दिया है। गजा की पट्टी के अंदर फिलिस्तीनी सहाफ़ियों ने बहादुरी से काम किया है और अपना काम करते हुए तकरीबन 200 मारे गए हैं, लेकिन अहम हक़ाइक़ वाज़े हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को किए गए अपने हमले में जंगी जुर्मों का एक सिलसिला किया, जिसमें 1200 अफराद मारे गए, ज़्यादातर इजरायली शहरी थे। हमास ने 251 बंधक बनाए, जिनमें से शायद 20 अब भी गजा के अंदर कैद हैं और जिंदा समझे जाते हैं, और वाज़े सबूत है कि इजराइल ने उस वक्त से जंगी जुर्मों का एक सिलसिला किया हुआ है। इजराइल की फहरिस्त में गजा के शहरियों को भूखा रखना, फौजी कार्रवाई के दरमियान उनकी हिफाजत करने में नाकाम रहना, जिसमें इजरायली फौज ने हजारों बेगुनाहों को हलाक किया, और पूरे शहरों का गैर जरूरी तबाह करना शामिल है, जो इजराइल के सामने मौजूद फौजी खतरे के मुनासिब नहीं है। नेतन्याहू और उनके साबिक वजीर दिफा बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के जारी किए गए जंगी जुर्मों के गिरफ्तारी वारंट के मवजू हैं। वो अपनी बेगुनाही पर जोर देते हैं। इजराइल ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में एक कानूनी कार्रवाई की भी मुखालफत की है, जो इल्ज़ाम लगाती है कि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी कर रहा है। इजराइल इल्ज़ामात को सिरे से खारिज करता है और दावा करता है कि वो यहूदी मुखालिफ खून के झूठे इल्ज़ाम हैं। इजराइल के दोस्त खत्म हो रहे हैं। 7 अक्टूबर के हमास हमलों के बाद जो साथी इजराइल के गिर्द जमा हुए थे, उन्होंने गजा में इजराइल के रवैये से सब्र खो दिया है। यहाँ तक कि इजराइल के सबसे अहम साथी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो नेतन्याहू से सब्र खो रहे हैं। जब इजरायली लीडर ने दमिश्क पर बमबारी का हुक्म दिया
شام کی نئی حکومت پر حملہ کیا جسے ٹرمپ نے تسلیم کیا تھا اور حوصلہ افزائی کی تھی۔ اسرائیل کے دوسرے مغربی سپورٹرز کا صبر مہینوں پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ 21 جولائی کو برٹین، یورپی اتحاد کے زیادہ تر ملکوں، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کی کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ انہوں نے غزہ میں شہریوں کے دکھوں اور غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے چلائے جانے والے ناکام اور مہلک امدادی نظام کا ذکر کرنے کے لیے مضبوط الفاظ استعمال کیے، جسے اسرائیل نے اقوام متحدہ اور معروف عالمی امدادی گروہوں کے استعمال کیے گئے آزمودہ اور قابل اعتبار طریقوں کی جگہ پیش کیا تھا۔ غزہ میں شہریوں کی تکلیف نئی گہرائیوں تک پہنچ گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا اسرائیلی حکومت کا امدادی نظام خطرناک ہے، استقلال کو ہوا دیتا ہے اور غزہ والوں کو انسانی وقار سے محروم کرتا ہے۔ ہم امداد کی قطرہ قطرہ فراہمی اور پانی اور خوراک کی اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرنے والے شہریوں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، کہ غیر انسانی قتل کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ خوفناک ہے کہ 800 سے زیادہ فلسطینی امداد لیتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ شہری آبادی کو ضروری انسانی امداد سے محروم کرنا ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ کولمبیا یونیورسٹی نے اسرائیل کے غزہ جنگ کے خلاف مظاہروں میں حصہ لینے والے درجنوں طالب علم کو نکالنے، کورس سے معطل کرنے اور تعلیمی ڈگریاں منسوخ کرنے سمیت سخت سزائیں دی ہیں۔ طالب علم ایکٹیوسٹ گروپ کولمبیا یونیورسٹی کویڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ مخالف مظاہروں میں شامل ہونے پر اب تک تقریباً 80 طالب علم کو یا تو نکال دیا گیا ہے یا 3 سال تک کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ اس گروپ نے یونیورسٹی سے اسرائیل کے ساتھ تمام مالی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کولمبیا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالب علم کو دی جانے والی تازہ ترین سزائیں مئی 2025 میں بٹلر لائبریری میں خلل اور 2024 میں ایلومنائی ویک اینڈ کے دوران کیمپس سے متعلق ہیں۔ یونیورسٹی نے لکھا، تعلیمی سرگرمیوں میں خلل ڈالنا یونیورسٹی کی پالیسیوں اور قوانین کے خلاف ورزی ہے اور ایسی خلاف ورزیوں کے نتائج لازمی طور پر سامنے آئیں گے۔ کویڈ گروپ نے کہا کہ طالب علم پر یونیورسٹی کی پابندیاں ٹیزنگ یا غیر فلسطینی سے متعلق عمارتوں پر قبضے کے لیے پچھلے ریکارڈ سے کہیں زیادہ ہیں۔ گروپ نے مزید کہا، ہم حوصلہ نہیں ہاریں گے، ہم فلسطینی آزادی کی جدوجہد کے لیے پرعزم ہیں۔ 2024 میں کولمبیا یونیورسٹی میں فلسطینی نواز طالب علم کے کیمپس نے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی مسلسل جنگ کے خلاف ایک عالمی تحریک کو ہوا دی۔ احتجاجی مقامات کو بالآخر توڑ دیا گیا جب کولمبیا یونیورسٹی نے سینکڑوں نیو یارک شہر کے پولیس افسروں کو کیمپس میں آنے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں درجنوں گرفتاریاں ہوئیں۔ یونیورسٹی کی سخت کارروائیوں کے باوجود اس سال مئی میں فائنل امتحانات کے دوران طالب علم مظاہرین نے اسرائیلی فوج سے منسلک کمپنیوں سے سرمایہ کاری واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اور غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بٹلر لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کی جوڈیشل بورڈ نے تصدیق کی کہ اس نے ریڈنگ پیریڈ کے دوران خلل ڈالنے کے بعد نکالنے، معطل کرنے اور ڈگریاں منسوخ کرنے کے احکام جاری کیے ہیں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے طالب علم کو نکالا گیا ہے، لیکن کہا کہ یہ اس مدعے کے تاہمی فیصلے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ آئیوی لیگ یونیورسٹی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ تقریباً $400 ملین کی وفاقی فنڈنگ بحال کرنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نیو یارک شہر کی اس ادارے کو فنڈنگ کاٹ دی تھی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ یہودی طالب علم کو شدید اور وسیع الپیمانے پر ہراساں کرنے سے تحفظ کرنے میں ناکام رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان کے ساتھ ایک بڑے تجارتی سمجھوتے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت جاپانی برآمدات پر 15% ٹیرف لگایا جائے گا اور جاپان امریکہ میں $550 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس سمجھوتے کے تحت جاپان سے آیات ہونے والی چیزوں پر ٹیرف 25% سے گھٹا کر 15% کر دیا گیا ہے، خاص طور پر آٹو موبائل اور آٹو پارٹس کے سیکٹر کے لیے، جو جاپان کے امریکی نریات کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جاپان امریکہ میں $550 ارب کا نویش کرے گا، جس میں دوائیاں اور سیمی کنڈکٹر،
जैसे अहम सेक्टरों में सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कर्ज और गारंटीज शामिल हैं। जापान अमेरिकी गाड़ियों, ट्रकों, चावल और कुछ ज़रूरी मसनूआत के लिए अपनी मार्केट खोलेगा। इस समझौते से अमेरिका में लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है, जिसमें टोयोटा 14% और होंडा 12% तक बढ़ गए हैं। जापान के वजीर आज़म शिंगेरू इशिबा, जिनकी हुकूमत को हाल ही में चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है, उन्होंने इस समझौते को कौम के लिए मुफीद करार दिया है। ये समझौता ट्रंप इंतजामिया के ऐलान किए गए तिजारती समझौतों में सबसे अहम है और ये जापान के साथ अमेरिका के तिजारती खसारे को कम करने की तरफ एक कदम समझा जा रहा है। 2024 में जापान के साथ अमेरिका का तिजारती खसारा 69.4 अरब डॉलर था। इसके अलावा दोनों मुल्क अलास्का में एक मुश्तरका गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी मुत्तफिक हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए दावा किया है कि उन्होंने रूसी चुनावी दखलंदाजी से जोड़कर उनकी पहली सदारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी। उन्होंने चुनाव चुराने की कोशिश की, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, जब उन्होंने दावा किया कि ओबामा ने हिलरी क्लिंटन पर 2016 की उनकी जीत को कमजोर करने की कोशिश की थी। ओबामा के तर्जुमान ने एक नायाब जवाब जारी करते हुए ट्रंप के हमले को तवज्जो हटाने की एक कमजोर कोशिश कहा। ट्रंप अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबर्ट की गुज़िश्ता हफ्ते की एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, जिसमें ओबामा और उनकी कौमी सलामती की टीम पर सदर ट्रंप के खिलाफ सालों तक चलने वाली बगावत का इल्जाम लगाया गया था। डेमोक्रेट्स ने इस नतीजे को झूठा करार दिया है। मंगल को ट्रंप के ये बयान उस वक्त सामने आए जब उनसे सहाफियों ने जेफरी एप्स्टीन के बारे में सवालात पूछे, जो 2019 में मुकदमे का इंतजार करते हुए जेल में खुदकुशी कर चुके हैं। सदर की इंतजामिया पर इस बाअसर मुजरिम पीडोफाइल के बारे में मजीद मालूमात जारी करने के लिए दबाव है। अब लोगों के पीछे जाने का वक्त आ गया है। ओबामा को सीधा पकड़ा गया है। उन्होंने कहा, वो मुजरिम है, ये गद्दारी थी, ये हर वो लफ्ज है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, ट्रंप ने कहा। उनके ये बयान उस वक्त सामने आए जब वो ओवल ऑफिस में फिलीपीन के सदर फर्नांडो मार्कोस जूनियर के साथ मुलाकात कर रहे थे। ओबामा के तर्जुमान पैट्रिक रॉडन बुश ने कहा, सदारती ओहदे के एहतराम में हमारा दफ्तर आमतौर पर इस व्हाइट हाउस से निकलने वाली मुसलसल बकवास और गलत मालूमात का जवाब नहीं देता, लेकिन ये दावे इतने इश्तियाल अंगेज हैं कि इनका जवाब देना जरूरी है। ये अजीब इल्जामात मज़ाहिया खेज हैं और तवज्जो हटाने की एक कमजोर कोशिश है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहजीब TV ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।